जय हिंद मेरे दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रीतम एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि क्लास 10 का एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और हमारे क्लास 10 के छात्रों को यानी कि प्रीतम एकेडमी के फैमिली मेम्बरों को थोड़ी मोड़ी घबराहट हो रही है क्लास 10 के सारे छात्रों को। तो उनके लिए उनको रिलीफ दिलाने के लिए मैं कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का सेट लेकर आया हूँ। इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो तीनों देखने को मिलेगा। सबसे पहले फिजिक्स का क्वेश्चंस होगा, फिर केमिस्ट्री का होगा, फिर बायो का क्वेश्चंस होगा इस वीडियो में। और ज़्यादा नहीं, 12 से 15 प्रश्न हैं। इन सारे प्रश्नों को आपको करके एग्जाम में चल जाना है। इनमें से बहुत सारे प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, हर साल पूछे जाने लायक क्वेश्चंस है। और आप चाहे पुराना प्रीवियस ईयर प्रश्न उठाकर भी देख लीजिए, आपको ये इस टाइप के बहुत सारे प्रश्न देखने को मिल जाएंगे। चलिए एक एक करके इस सारे प्रश्न को देखते हैं। और एक चीज़ मैं बता दूं कि जितने भी प्रश्न होंगे और उनसे जितने भी टाइप के प्रश्न बन सकते होंगे, मैं सारे को डिस्कस करूंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ा लेंदी बने, पर आपको फुल वॉच करना है। आपको फिर उसके बाद फुल फील आएगा, यानी कि पूरी अच्छी तरफ से फील आने लगेगा कि प्रश्न क्या है, किस टाइप से प्रश्न आ सकता है। सो चलिए, पहला नंबर का प्रश्न हमारा, प्रकाश की किरणें गमन करती है। ये आपको बहुत ही बच्चा सा प्रश्न लग रहा होगा। वाकई में बच्चा सा प्रश्न है, पर पूछने लायक प्रश्न है। हर साल पूछने लायक प्रश्न है, इसको कर लेना। VBI प्रश्न है, वैसे सारे VBI प्रश्न है। तो बताना है प्रकाश की किरण गमन करती है। आप लोग को पता है कि प्रकाश की किरण सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कौन नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। और अगर आपको ऐसा प्रश्न पूछ दे कि प्रकाश की किरण निर्वात में कैसी गमन करती है, तो आपको क्या बताना है कि चाहे वो निर्वात हो, चाहे हवा हो, कैसे भी कहीं भी हो, वो हमेशा क्या सीधी रेखा में ही गमन करेगी। ये चीज़ आपको याद रखिएगा। प्रकाश सिर्फ अपना रास्ता बदल सकती है, पर वो अपने पाथ नहीं, मतलब वो जो चलती है सीधा, वो सीधा ही जाएगी। कहीं वो मुड़ के टकरा के मुड़ सकती है, पर वो जब भी जाएगी सीधी ही जाएगी। याद रखिएगा वाला, यानी प्रकाश की किरण हर जगह पे वो सीधी गमन करती है। चीज़ आपको याद रखना है। चलिए, दूसरा नंबर का प्रश्न है, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। तो सबसे पहले बता दो निर्वात मतलब क्या होता है। सो निर्वात मतलब जहाँ हवा नहीं होता, जैसे कि अंतरिक्ष हो सकता है, और हम लोग अपने से भी निर्वात क्रिएट कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, वहाँ पे प्रकाश की चाल बतानी कितनी होती है। सो तो दोस्तों, वहाँ पे जो प्रकाश की चाल होती है वो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है। यानी ए नंबर मतलब कौन नंबर का जो आपको ऑप्शन देखने को मिल रहा है वो करेक्ट हो जाएगा। इससे और एक प्रश्न आ सकता है कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक किस क्षेत्र में होती है, फिर कहाँ होती है। तो वो कहाँ होगा, वो निर्वात में होगा। ये चीज़ भी आपको याद रखना है। तीसरा नंबर का प्रश्न देखिएगा, स्पर्श देखने की न्यूनतम दूरी है। आपको बताना है कि मानव का जो नेत्र है वो सामने रखी, मतलब कितने सामने रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट यानी अच्छे से देख पाती है। उससे अगर ज़्यादा नज़दीक होगी तो वो नहीं देख पाएगा। वो आखिरी बिंदु कहाँ पर है, तो वो 25 सेंटीमीटर पर है। तो देखिए, ये रहा आपका ख नंबर का आंसर, सही हो जाएगा 25 सेंटीमीटर तक। इससे एक चीज़ आपको देखने को मिलेगा इन ऑप्शनों से कि आपको तुग्गा कैसे मारना है। सो मैं ये भी थोड़ा बता देता हूँ कि देखिए, इन चारों ऑप्शंस को देखिए, उसमें सिर्फ एक घ नंबर का डिफरेंट है 100 सेंटीमीटर, इसलिए ये तो कतई ही नहीं होगा। पर ये जो तीनों देखिए 25-25 लिखा हुआ है, यानी ख नंबर में क ख और ग, यानी कि ये तीनों में से तीनों कोई ना कोई एक होगा ही। इस तरह करके भी आप लोग मेजर करके आप एग्जाम में प्रश्न का सॉल्व कर सकते हो, यानी कि तुग्गा मारकर भी आंसर ला सकते हो। बस आपको सोचना पड़ेगा कि मीटर, इंच या सेमी, ये चीज़ आपको सोचना पड़ेगा। समझ में आ गया आपको। चलिए, अब 4 नंबर के प्रश्न पर आते हैं। धारा मापने का यंत्र को कहते हैं, धारा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बता दूं कि धारा जो होता है, विद्युत धारा, उसे हम लोग I से डिनोट करते हैं। और इसे जो मापा जाता है उससे हम लोग किससे मापते हैं, हम लोग इसे अमीटर से मापते हैं, यानी कि कौन नंबर का आंसर आपका सही हो जाएगा। और यही आपका अगर प्रश्न रहता कि वोल्ट मीटर जो होता है वो किसको मापता है, तो वो विभवांतर को मापता है। मेरा कहने मतलब समझिए कि विभवांतर जो मापता है, यानी कि विभवांतर को कौन मापता है, कौन सा यंत्र मापता है, तो वो वोल्ट मीटर मापता है। और विभवांतर का जो सूचक होता है वो भी होता है। ये चीज़ आपको याद रखना है। ये प्रश्न उल्टा कर भी दे सकता है कि अमीटर किसको मापता है, तो वो धारा को मापता है। चीज़ आपको याद रखना है, विद्युत धारा को मापता है। अब 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा, V/I का अनुपात कहलाता है। तो दोस्तों, मैं बता दूं कि एक सूत्र होता है V/I = R होता है, और R यहाँ पे प्रतिरोध है। यानी जाहिर सी बात है V/I का अनुपात R कहलाता है, और R जो होता है वो प्रतिरोध होता है। यानी कि आपका कौन नंबर का आपका जो आंसर है वो करेक्ट हो जाएगा। और इससे और एक टाइप का प्रश्न आ सकता है कि V/I = R आपको दे देगा, या फिर आपको ये इस टाइप का दे देगा कि देखिए क्या होगा। सो देखिए
कि जो आपका आर भी बटा आई आर जो होता है ना, भी बटा आई इक्वल टू आर होता है, ये दे देगा आपको रिलेशन और पूछ देगा कि यह कहाँ से आया है, यह सूत्र कहाँ से डिराइव किया गया है। तो यह ओम के नियम से डिराइव किया गया है। इसे और एक तरह से पूछा सकता है भी इक्वल टू आई आर, यह कहाँ से प्राप्त किया जाता है। तो दोस्तों यह ओम के नियम से प्राप्त किया जाता है, आपको याद रखना है। इस टाइप का भी प्रश्न आ सकता है। तो चलिए अब हम लोग ये तो हमारा फिजिक्स का पोर्शन था। अब चलिए हम लोग केमिस्ट्री के पोर्शन पर आते हैं। सबसे पहले आपको बताना है कि ये जो आपको एक समीकरण दिया हुआ है यह किस प्रकार की अभिक्रिया है। चलिए एक एक करके ऑप्शंस को देखते हैं। सबसे पहले आपको दिया है संयोजन अभिक्रिया। सबसे पहले समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है सो। तो दोस्तों जब दो या दो से अधिक अभिकारक, सबसे पहले ये समझिए आप अभिकारक का मतलब क्या होता है सो। तो ये जो तीर नजर आ रहा है ना, तीर के जो इस साइड जितने भी चीज़ आपको देखने को मिलेंगे वो सारे क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं। और तीर के बाद यानी अभिक्रिया के बाद जितने भी चीज़ बनते हैं वो उत्पाद कहलाते हैं। तो समझिएगा कि संयोजन अभिक्रिया कैसे हो। जब दो या दो से अधिक अभिकारक यानी दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं वो क्या कहलाएंगे, वो संयोजन अभिक्रिया कहलाएंगे। अब थोड़ा सा यहाँ पे दिमाग लगाइए कि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर, तो आप यहाँ पे जो आपका समीकरण दिया हुआ है इसमें चलिए भाई दो या दो से दो तो अभिकारक आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ तक तो फिट बैठ गया डेफिनेशन में। पर उसके बाद क्या था कि एकल उत्पाद बनाते हैं, लेकिन यहाँ तो दो उत्पाद बन रहा है, यानी कि क नंबर का आंसर आपका नहीं होगा। अब चलिए हम लोग ख नंबर के मतलब ऑप्शन पर आते हैं। तो ख नंबर का ऑप्शन क्या देखिएगा, वियोजन अभिक्रिया। सबसे पहले समझते हैं कि वियोजन अभिक्रिया क्या होता है सो। तो वियोजन अभिक्रिया का जो डेफिनेशन होता है वो क्या होता है सुनिएगा कि जब एकल अभिकारक मिलकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है तो वो वियोजन अभिक्रिया कहलाता है। तो दोस्तों यहाँ पे तो शुरू में ही रॉन्ग हो गया कि डेफिनेशन पर ये फिट नहीं बैठा, क्योंकि क्या कहा गया था, एकल अभिकारक। तो यहाँ पे तो दो अभिकारक है, यानी कि यह भी नहीं होगा, ख नंबर का भी आंसर नहीं होगा। अब मैं चलिए ग नंबर के प्रश्न पर आता हूँ, सॉरी ऑप्शन पर आता हूँ, द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया का मतलब क्या होता है सो सुनिएगा। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो समीकरण में जो अभिकारक होता है उनके बीच में आयनों का जब आदान प्रदान होगा और इस टाइप का जब अभिक्रिया देखने को मिलेगा ना, तब वो क्या होगा, वो एक द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। पर दोस्तों यहाँ पे गौर करके देखिए, ये क्या है, अभिकारक का पोर्शन है और यहाँ पे आपको कहीं भी आयनों का आदान प्रदान देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ये द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं कहलाएगी। आयनों का आदान प्रदान होने के लिए आपको कम से कम समझिएगा कि दो यौगिक होना जरूरी है। ये समझिए कैसे सो देखिएगा, ये जैसे कि मान लीजिए अगर आपका यहाँ पे इस टाइप का होता, क्या सुनिएगा, Na2SO4 होता और उसके बाद फिर यहाँ पे देखिएगा BaCl2 होता। इस टाइप का अगर होता तब आपको देखने को मिलता कि यहाँ पे जो है आयनों का आदान प्रदान हो रहा है, पर यहाँ पे ऐसा कुछ बात नहीं है। तो आपको सीधा सा समझ जाना है कि ये द्विविस्थापन अभिक्रिया नहीं है। और अगर बाय द वे आपको द्विविस्थापन अभिक्रिया में कुछ दिक्कत हो तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इस पर भी एक बहुत ही प्यारा सा वीडियो बनाकर दे दूंगा। अब हम लोग घ नंबर के यानी कि लास्ट ऑप्शन पर आते हैं। अब जाहिर सी बात है कि घ नंबर का लास्ट बचा यानी कि यही करेक्ट होगा, पर फिर भी देख लेते हैं कि विस्थापन अभिक्रिया क्या कहलाती है सो। तो सुनिएगा कि विस्थापन जो अभिक्रिया होता है उसका मीनिंग क्या है सो। जब एक अधिक अभिक्रियाशील तत्व एक कम अभिक्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित करते तो वो एक विस्थापन अभिक्रिया कहलाती है। तो यहाँ पे देखिए गौर से इस समीकरण में कि देखिए एल्युमिनियम है और यहाँ पे Fe है और Fe एक यौगिक बनाया हुआ है O के साथ O। तो देखिए तो ये जो एल्युमिनियम है ये Fe से ज़्यादा अभिक्रियाशील आपको पता है, इसीलिए Fe को हटाकर देखिए यहाँ पे साइड में कर दिया बेचारा। उत्पाद जब बना, उत्पाद का जब निर्माण होता तब Fe को साइड निकाल दिया और ये क्या खुद एल्युमिनियम ऑक्सीजन के साथ बैठ गया यहाँ पे और इस टाइप का एक कंपाउंड बना लिया। तो ये क्या समझ में आ गया कि द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। अब चलिए दूसरे नंबर के प्रश्न पर आते हैं, मतलब ये जो केमिस्ट्री का दूसरा पर आते हैं। क्या देखिएगा, सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि सिरका में एसिटिक अम्ल पाया जाता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। सिरका में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आपका एसिटिक अम्ल पाया जाता है। अब यहाँ पे देखिए कॉर्नर में दिया हुआ है लैक्टिक अम्ल। तो लैक्टिक अम्ल खट्टा दूध जिसे हम लोग दही कहते हैं उसमें पाया जाता है। सिट्रिक जो अम्ल होता है यह दोस्तों संतरा में पाया जाता है और टार्टरिक जो अम्ल होता है यह दोस्तों इमली में पाया जाता है। मुंह में आ गया ना, इसीलिए यह टार्टरिक अम्ल इमली में पाया जाता है। चलिए अब हम लोग तीसरे नंबर के
प्रश्न पर आते हैं, साधारण नमक का सूत्र है। तो दोस्तों ये NaCl साधारण नमक का सूत्र होता है, ये चीज़ आपको याद रखना है। HCl क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का होता है। और NaOH क्या होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, ये चीज़ आपको पता ही होगा, ठीक ना। अब चलिए हम लोग चौथे नंबर के प्रश्न पर आते हैं। देखिए किसी विलयन का pH का मान 5 है, वह क्या होगा। सबसे पहले आप लोग इसको समझने के लिए पहले pH स्केल को समझिए। जैसे कि मान लीजिए कि इधर जो है pH स्केल में आपको पता ही है इस टाइप का, मान लीजिए कि यहाँ क्या होगा, यहाँ पे 7 होगा और यहाँ 14 होगा, यहाँ लास्ट पॉइंट पर पीक पॉइंट पर, और इधर के पीक पॉइंट पे लास्ट पॉइंट पे क्या होगा 1 होगा। यहाँ पे देख लीजिए कि क्या होगा, सो यहाँ पे 1, यहाँ पे 0 कीजिए, 0 से यहाँ क्या था, यहाँ से 7 तक जितना होगा ये सब क्या होगा, अम्ल होगा, और 7 से इधर क्या होगा, क्षार होगा। और चूंकि यहाँ क्वेश्चन में 5 पूछा है जो कि 0 से 7 के बीच में आता है, इसलिए ये अम्ल होगा, यानी कि कौन नंबर का आपका जो ऑप्शन होगा यह करेक्ट हो जाएगा। चलिए 5वें नंबर के प्रश्न पर आते हैं। CaOCl2 जो होता है यह यौगिक है, इसका प्रचलित नाम क्या है। तो दोस्तों इसका जो प्रचलित नाम है CaOCl2, जिसको हम लोग कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, यह विरंजक चूर्ण का सूत्र होता है। यानी कौन नंबर का जो आपका आंसर होगा वो करेक्ट हो जाएगा। आप देखिए ख नंबर में क्या है, धोने का सोडा। तो धोने का जो सोडा का जो सूत्र होता है वो क्या होता है, सुनिएगा, NaCO3 × 10H2O होता है, और इसका नाम क्या होगा, सोडियम कार्बोनेट होता है। इसको आपको याद रखना है। धोने का सोडा का भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में, बेकिंग सोडा का भी पूछ सकता है। तो बेकिंग सोडा का क्या होता है, सुनिएगा, NaHCO3 होता है, जिसको हम लोग सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी कहते हैं। और ये भी आपका एग्जाम में आ सकता है। अब घ नंबर में दिया है इनमें से कोई नहीं, और इसका तो भाई कोई फॉर्मूला होता नहीं है। चलिए अब हम लोग यहाँ से बायोलॉजी का हमारा शुरू होता है। यहाँ पे जीव विज्ञान आपको लिख लेना है, यहाँ पे बायोलॉजी आपको लिख लेना है। अब चलिए तो हमारा पहला नंबर का प्रश्न क्या है, देखिएगा, मनुष्य में वृक्क एक तंत्र का भाग है जो संबंधित है। अब जाहिर सी बात है मनुष्य में वृक्क पाया जाता है जो कि उत्सर्जन का कार्य करता है, यानी कि ये क्या हो जाएगा, घ नंबर का आपका जो ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरे नंबर पर सब आते हैं, स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है। तो दोस्तों स्वपोषी पोषण मतलब स्वपोषी जीव ये क्या है, पेड़ पौधे, तो उनके लिए, उनके पोषण के लिए, यानी उनका पेट भरने के लिए, समझ लीजिए उनके बढ़ने के लिए, उनके फलने फूलने के लिए क्या आवश्यक है। तो उनको क्या चाहिए भाई, देखिए कौन नंबर में आपका दिया, कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल। बात तो सही है भाई, उनको कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, जल भी चाहिए, नहीं तो वो भोजन कैसे बनाएगा। ख नंबर में देखते हैं क्लोरोफिल, ये भी जरूरी है क्योंकि भाई पत्ता में क्लोरोफिल नहीं है तो वो स्वपोषी किस बात का। चलिए ग नंबर में देखते हैं सूर्य का प्रकाश। अब तो ये तो सबका बोल दीजिए पापा है, बाप है, क्योंकि सूर्य का प्रकाश नहीं तो ये किसी काम का नहीं और ये तो किसी काम का नहीं। अब चारों एक दूसरे से रिलेट है, ये रहेगा और ये नहीं रहेगा तो भी ये किसी काम का नहीं। अब ये है, ये भी है, पर ये नहीं है फिर भी नहीं होगा। ये तीनों जरूरी है, यानी कि ये घ नंबर में उपयुक्त सभी ये सही हो जाएगा। इन तीनों का रहना जरूरी है, तो नहीं होगा। चलिए आपको ये समझ में आ गया। अब देखिए पादप में जाइलम उत्तरदायी है। यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है दोस्तों को कि एक दे देगा जाइलम और एक दे देगा फ्लोएम, तो दोनों में किस चीज़ का वाहन होता है। तो जाइलम में जल का वाहन होता है। क्या, जौ से जाइलम, जौ से जल, सुनने में लगता है जल जैसा, इसलिए जाइलम में क्या, जल का वाहन होता है। और फ्लोएम में बाकी जो बचा खनिज, भोजन वगैरह, ठीक नहीं, समझ में आ गया आपको। तो यानी कि जल का वाहन होता है, कौन नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। भोजन का वाहन और अमीनो अम्ल ये सब क्या है, ये सब फ्लोएम का कार्य है, समझ में आ गया आपको। अब चलिए हम लोग क्या देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा मादा जनन अंग भाग नहीं है। आप लोग को एग्जाम में कंफ्यूजन होता है कि दोस्तों क्या पढ़े, इनमें से कौन सा मादा जनन अंग भाग है, ये पढ़ लेगा, नहीं तो भूल जाता है भोजन पढ़ना। आपको क्वेश्चंस बहुत ही बारीकी से पढ़ना है। तो क्या है, भाग नहीं है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शंस में, अंडाशय, ये तो भाई ये तो मादा जनन अंग का भाग है। ख नंबर देखिए गर्भाशय, ये भी है। ग नंबर शुक्रवाहिका, ये क्या हो गया, ये तो नर का भाग है, यानी कि ये ग नंबर का नहीं होगा। घ नंबर में देखिए डिम वाहिनी, ये भी नर मादा का है, यानी कि ग नंबर का आपका जो शुक्रवाहिका है यह नर जननांग है, यानी ग नंबर का आपका आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए हमारा अगला क्वेश्चन है, गुड़हल का फूल, उड़हल का फूल, उसको ही हम लोग गुड़हल का फूल बोलते हैं। उड़हल का फूल किस प्रकार का पुष्प है। तो सबसे पहले आपका दिया हुआ है द्विलिंगी, एकलिंगी, दोनों। तो आपको बताना है कि द्विलिंगी है कि एकलिंगी है कि इन दोनों है। तो सबसे पहले समझते हैं द्विलिंगी क्या होता है। सो द्विलिंगी का मतलब होता है जिसमें जो
पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों मौजूद होता है उस फूल में, तो वो क्या होगा, द्विलिंगी पौधा कहलाएगा, पौधा पुष्प कहलाएगा। और जिसमें एक लिंगी यानी कि जिसमें इस पुंकेसर और स्त्रीकेसर दोनों में से कोई एक ही मौजूद हो, वो एक लिंगी पुष्प कहलाएगा। लेकिन हमारा यहाँ पे जो उड़हल का पुष्प होता है उसमें जो हमारा पुंकेसर स्त्रीकेसर दोनों मौजूद होता है, इसलिए हम लोग उसे द्विलिंगी कहेंगे। समझ में आ गया आपको? अब यानी कि एक लिंगी नहीं होगा। अब जब एक लिंगी नहीं होगा और द्विलिंग हो, यानी कि दोनों तो होगा ही नहीं, यानी गौ नंबर का आंसर भी नहीं होगा, और इनमें से कोई तो एकदम होगा नहीं, क्योंकि कौन नंबर का सही आंसर है, तो कौन नंबर का सही हो गया। इस तरह करके हमारा सभी क्वेश्चंस कंप्लीट हो चुका है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आया है द्विविस्थापन अभिक्रिया, तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको अच्छे से समझा दूंगा, क्योंकि इसे समझाऊँ तो बहुत लंबा वीडियो बनेगा। तो चलिए हम लोग इस टाइप के और भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पर मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, और आपका दिन शुभ हो।